सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश कार्य समिति की आज की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के लोकप्रिय और कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के सह प्रभारी सम्मानित श्री सुनील ओझा जी, सह प्रभारी सम्मानित श्री संजीव चौरसिया जी, प्रदेश संगठन महामंत्री सम्मानित श्री धर्मपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्षगण सम्मानित श्री विनय कटियार जी, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय रेखा वर्मा जी, राष्ट्रीय मंत्री माननीय श्री हरीश द्विवेदी जी, हमारे केंद्रीय मंत्रीगण माननीय जनरल वीके सिंह जी, माननीय पंकज चौधरी जी, माननीय संजीव बालियान जी, माननीय कौशल किशोर जी, माननीय साध्वी निरंजन ज्योति जी, माननीय भानु प्रताप वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण और उपस्थित भाइयों बहनों, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 7 माह के उपरांत आयोजित प्रदेश कार्य समिति की आज की इस बैठक के उद्घाटन सत्र में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए अत्यंत उत्साह और उमंग का क्षण है। आज से 7 माह पहले पूर्व जब हम लोगों ने मई 2022 में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के अवसर पर सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में हम सब मिले थे, उस समय हम लोग प्रदेश में नई सरकार के गठन के एक नए उत्साह के साथ एकत्र हुए थे, नए संकल्प के साथ आगे बढ़े थे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पहली बार कोई सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के उपरांत फिर से 2/3 बहुमत के साथ गठित हुई यह भारतीय जनता पार्टी जैसे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के उत्साह और उमंग को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ाने और उसे प्रेरित करने का एक अवसर हम सबके सामने था। विजेता के रूप में कार्य कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है और करती है।
इसके उपरांत प्रदेश के अंदर 2 उपचुनाव आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा क्षेत्र के संपन्न हुए थे। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के पूर्वानुमानों को दरकिनार करते हुए फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों उपचुनाव में विजयश्री प्राप्त करके फिर से अपनी विजेता की भूमिका को बरकरार रखा। आज जब हम 7 माह के बाद फिर से प्रदेश कार्य समिति के इस बैठक में यहां पर उपस्थित हुए हैं, हम सबके सामने देश के प्रमुख राज्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय, अब तक के रिकॉर्ड कम मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार का गठन गुजरात के अंदर 7वीं बार होना, यह अपने आप में एक नए उत्साह और उमंग की ओर हम सबको प्रेरित करता है। विजेता के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए कैसे कार्य किया जाना चाहिए, यह उत्साह और उमंग एक बार फिर से हम सबके सामने है। जब हम मई 2022 में मिले थे, हमारे सामने एक और उत्साह और उमंग विजय का था, लेकिन साथ साथ अपनी उन जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए भी था जो देश के आजादी के उपरांत भारत माता के अमर बलिदानियों ने भारत के बारे में सोचा था। आजादी का अमृत महोत्सव के वर्ष कार्यक्रम में हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। आजादी के अमृत महोत्सव को हम में से कदाचित कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने 1947 में आजादी के उत्सव को देखा होगा। लेकिन आजादी का मतलब क्या होता है? ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ की आबादी के भारत ने उस उत्सव के साथ जुड़ करके हर घर तिरंगा लगा करके अपने आप को साबित किया था कि आजादी के वास्तविक उत्सव का मतलब क्या होता है। आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन में हर घर तिरंगा के माध्यम से हर एक भारतवासी का आजादी के उत्सव के साथ जुड़ना, यह आजादी के महोत्सव को कई गुना अधिक रोमांचित और उत्साहपूर्ण बना लिया। भाइयों बहनों, इस दौरान ढेर सारी उपलब्धियां स्वतः ही भारत के अंदर विगत 8 वर्षों के अंदर हुए कार्य, प्रधानमंत्री मोदी जी के सुशील नेतृत्व में जो भी मानक गढ़े गए, वे परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दिए। याद करिए, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, आज उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और बहुत शीघ्र प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। ये पहली बार हो रहा है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जब कोरोना जैसी महामारी के सामने पस्त हैं, तब सबसे तीव्र अर्थव्यवस्था के रूप में भारत लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करते हुए आगे बढ़ रहा है। दुनिया कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से देख रही है। जहां भी दुनिया के अंदर संकट आ रहा है, लोगों की आशाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, हर व्यक्ति इस बात के साथ कहीं फोकस जो करना नारा और 2019 में लगा था भारत के अंदर, ये लक्ष्य है। मोदी है तो इसी आधार पर मुमकिन मैं है, बताता हूं। आज मोदी है तो मुमकिन है, ये केवल तरीके से भारत का अब नारा नहीं जोश बल्कि वैश्विक नारा भरा है। बन चुका है, मुख्यमंत्री वैश्विक योगी मंत्र बन आदित्यनाथ चुका अपने है संबोधन और वैश्विक मंत्र को आज लोगों ने अंगीकार किया है। G20 की अध्यक्षता उसका एक उदाहरण हम सबके सामने है।
भाइयों बहनों, हम सबको भी हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने G20 के इस आयोजन के साथ प्रत्येक भारतवासी को भी जोड़ने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश के 4 शहर लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर, ये 4 जनपदों में G20 से संबंधित 11 समिट होने हैं। G20 दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं, जिन 20 देशों में दुनिया की 60% आबादी निवास करती है। 75% ट्रेड पर जिनका अधिकार है, दुनिया के 85% जीडीपी पर जिनका अधिकार है, और इनोवेशन, रिसर्च और पेटेंट में दुनिया के 90% पेटेंट पर जिनका अधिकार है, वे दुनिया के 20 बड़े देशों की G20 की अध्यक्षता का अवसर भारत के पास है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में G20 इस दौरान दुनिया के अंदर वैश्विक समृद्धि, लोक कल्याण और मानवता के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने जा रही है। और भारत को यह अवसर प्राप्त हुआ है, भारत को अपनी सामर्थ्य दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को भी G20 समिट के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा, यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम सब ने जन्म लिया है। उत्तर प्रदेश को अपनी कर्म साधना की भूमि के रूप में हम सब ने चुना है। हम सबका सौभाग्य है कि देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हम सबका सौभाग्य है, देश के रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश से देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे तमाम केंद्रीय मंत्रीगण जो उत्तर प्रदेश से देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर प्रदेश इसकी सामर्थ्य और उत्तर प्रदेश के अंदर असीम संभावनाएं, ये हम सबकी उपलब्धि है। याद करिए, आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों का आह्वान करते हुए पूरे देशवासियों को एक संकल्प दिलाया था और कहा था कि आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष तो हम मना रहे हैं, लेकिन जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाएगा, तब तक की एक व्यापक कार्य योजना को बना करके अमृत काल की इस व्यापक कार्य योजना के साथ हम कार्य करेंगे। ये 25 वर्ष की अमृत काल की कार्य योजना क्या होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने 5 प्रण की याद दिलाई थी। 5 प्रण। गुलामी की सर्वथा समाप्त करना, गुलामी को सर्वथा समाप्त करना, विरासत का सम्मान करना, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति हमारी होनी चाहिए। हम उन रूढ़िगत परंपराओं को जो गुलामी के कालखंड में हमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर बांट चुकी है, उसको पूरी तरह समाप्त करेंगे। लेकिन साथ साथ भारत की विरासत का सम्मान भी देंगे। अमृत महोत्सव वर्ष में आपने देखा होगा, देश की आजादी के लिए जिन अमर बलिदानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, उन अमर बलिदानियों को, ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति किस प्रकार का भाव प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उनके स्मारक बनाए गए, उनकी जीवनी पर लिखा गया, गांव गांव में, स्कूल स्कूल में कार्यक्रम चले, गांव में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ने जन्म लिया और हर घर पे तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दिया। विरासत का सम्मान यह भी है और विरासत का सम्मान वह भी है जो वैश्विक मंच पर आज 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में होती है। प्रयागराज का कुंभ दुनिया के सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रयागराज कुंभ को मान्यता मिलती है।
काशी में काशी विश्वनाथ धाम जो दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है, पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती है। विरासत का सम्मान करने का मतलब यही है कि आज पूरी दुनिया काशी की तरफ आकर्षित हुई है। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाना, ये विरासत का सम्मान है और हम सब गौरवशाली हैं कि विरासत का सम्मान करते हुए हम कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं का अंगीकार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। विकसित भारत के निर्माण के लिए क्या करना, क्या कुछ संकल्प हमारा हो सकता अपने देश के लिए? अकेले भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो कहती है नेशन फर्स्ट, देश पहले, दल का हित उसके बाद, मेरा हित सबसे पीछे। अकेले भारतीय जनता पार्टी है। भाइयों बहनों, विकसित भारत का निर्माण करना और सबको साथ लेकर के चलना। आपने देखा होगा ये केवल नारे नहीं बल्कि वास्तविकता है। विगत 8 वर्ष के अंदर देश ने, विगत 5.5 पौने 6 वर्ष के अंदर प्रदेश ने जो यात्रा प्रारंभ की है, अपने संस्थापकों, अपने नेतृत्व के भावनाओं के अनुरूप कहीं भी अपने मूल्यों, अपने आदर्शों से विचलित हुए बगैर इन 5 प्रणों को साथ में लेकर के हमने कार्य करना प्रारंभ किया और आज उसकी तस्वीर हम सबके सामने है। मुझे याद है 1998 में मुझे गोरखपुर से सांसद के रूप में जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। 1999 में मेरे सामने एक प्रश्न आया था और वो आया था कि दिमागी बुखार से गोरखपुर और उसके आसपास के जनपदों में मौतें हो रही हैं। बाद में मैंने इस पे कार्य करना प्रारंभ किया तो पता लगा कि ये तो प्रदेश की 38 जनपदों में बीमारी फैली हुई है। 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौतें इस बीमारी से हुई थी। ऐसा नहीं कि इसका उपचार दुनिया के अंदर न रहा हो। जापान ने 1905 में दिमागी बुखार का वैक्सीन खोज निकाला था, इस बीमारी को नियंत्रित किया था। लेकिन भारत के अंदर दिमागी बुखार का वैक्सीन आने में कितना समय लगा? 100 वर्ष लगे, 100 वर्ष। जिन लोगों ने देश के अंदर 55 वर्षों तक शासन किया, क्या उनको ये मासूम बच्चे नहीं दिखाई दे रहे थे जो उत्तर प्रदेश के अंदर दम तोड़ रहे थे? लेकिन उनके एजेंडे में गरीब नहीं था, किसान नहीं था, मजदूर नहीं था, युवा नहीं था, वे माताएं नहीं थी जिनके मासूम बच्चे दम तोड़ रहे थे। उनके एजेंडे में तो जाति थी, जाति, मत था, मजहब था। और आश्चर्यजनक, इंसेफ्लाइटिस से होने वाली 90% मौतें अल्पसंख्यक और अनुसूचित समाज से होती थी। तो 2006 में जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 98 से 2004 के बीच में थी, 2004 में जब हम लोगों ने प्रयास किया वैक्सीन मंगाने का, तब पहली खेप 2005 में आई और फिर 2005 में आने के बाद फिर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। लेकिन भाइयों बहनों, आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ भी बढ़ रहा है। लेकिन साथ साथ इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत को 95% नियंत्रित करने में भी सफलता प्राप्त कर ली गई है। अब कोई मासूम दिमागी बुखार से असमय दम नहीं तोड़ेगा। एक पुख्ता व्यवस्था कर दी गई है।
लेकिन उस वैक्सीन को आने में 100 साल से अधिक समय लगे। लेकिन इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान पूरी दुनिया पस्त थी, लोगों की समझ ही में नहीं आ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के 2 सबसे प्रभावी वैक्सीन बनाने में सफलता प्राप्त की, वह भी मात्र 9 महीने के अंदर। और भारत 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोजेज अब तक अपने नागरिकों को दे चुका है और दुनिया के भी दर्जनों देशों को वैक्सीन मैत्री के रूप में वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करा चुका है। यह है भारत का सामर्थ्य। किसी भी महामारी का अब तक का जो सबसे सेटबैक रहा है वो क्या था? वो ये था कि वैक्सीन नहीं होती थी। स्पेनिश फ्लू के सबसे अधिक मौतें भारत के अंदर हुई थी। उस समय का अनुमान है कि जब स्पेनिश फ्लू आया था दुनिया के अंदर 2.5 करोड़ से अधिक मौतें हुई थी, उनमें से ज्यादातर मौतें भारत के अंदर हुई थी। भारत तब गुलाम था। जो लोग बीमारी से मर सकते थे, गांव के गांव साफ हो गए। लेकिन भाइयों बहनों, जो बीमारी से मर सकते थे बीमारी से मरे, शेष लोग भूखमरी से मरे। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, डबल इंजन की सरकार थी तो राशन का डबल डोज भी हर गरीब को हर